पाकिस्तान ये टेस्ट मैच ड्रॉ भी कर लेना बहुत बड़ी बात होगी। ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, जरा ये तस्वीर आपके सामने है। ये इस वक्त पिच की हालत है मीरपुर में। पैचेस बड़े बड़े यहां पर काले पैचेस आपको इस पिच पे नजर आ रहे होंगे। अब मैंने क्यों कहा कि यार मैच ड्रॉ कर लें, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। उसकी वजह यह है कि 179 रन की लीड इस वक्त बांग्लादेश के पास मौजूद है। 3 विकेटें उनकी गिरी है, 7 विकेटें उनके पास अभी। अगर वो कल आकर 250-250 रन की लीड यहां पर ले लेते हैं भाई साहब, तो इस पिच पर जहां पर इतने पैचेस हैं वहां पर आपके लिए चेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। अब आपकी बैटिंग फॉर्म जैसी भी थी, चाहे आपके अजान अवैस ने सेंचुरी की हो, चाहे अब्दुल्ला फजल ने 50 की हो, चाहे सलमान अली आगा और रिजवान की जो है वो अच्छी पार्टनरशिप लगी हो, लेकिन उसके बाद भी जो बैटिंग कोलैप्स है ना, उसने आपकी जान नहीं छोड़ी। बैटिंग कोलैप्स वहीं का वहीं था। मैं सिर्फ इस वजह से कह रहा हूं कि बैटिंग कोलैप्स जो मामला है ना, जो मसला है, उसकी वजह से पाकिस्तान टीम को मुश्किल होगी इस पिच पर चेस करने के लिए। क्योंकि आप पहली इनिंग्स उठाकर देख लें तो उस पहली इनिंग्स में आपके उनके जो स्पिनर्स हैं उन्होंने 7 विकेटें ली। 5 मेहदी हसन मिराज ने ली, 2 ताइजुल इस्लाम ने ली, 7 विकेटें उनके स्पिनर्स ने ली। अब उनको जब चौथी इनिंग्स में ऐसे पैचेस मिलेंगे जहां पर आपके नुमान अली रन पड़ रहे हैं, उसको वो उस तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, लेकिन उन्होंने इससे बेहतर कंडीशन वाली पिच पे भी उनके स्पिनर ने 5 विकेटें ले ली। वो बात आपकी ठीक है कि रिजवान ने शायद रेकलेस शॉट खेला, एक दो और प्लेयर्स ने अपनी विकेट्स गंवाई, लास्ट की 4 विकेटें टेल की तो बिल्कुल ऐसे गई जैसे उनको कुछ पता ही नहीं लगा। लेकिन उसके बावजूद भी उन पैचेस का, उन कंडीशंस का यूटिलाइजेशन बड़े जबरदस्त तरीके से किया मेहदी हसन मिराज ने भी, ताइजुल इस्लाम ने भी। तो मुश्किल होगी जब आप चेस करना आएंगे। फॉर एग्जाम्पल 250 रन कल लगा देते हैं तो पाकिस्तान के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर चेस करना, क्योंकि आपके पास एक तो माइंडसेट ये होगा कि यार हमारे पास इतना वक्त नहीं है। वक्त नहीं होने की वजह से आप तेज क्रिकेट खेलना चाहेंगे, और जब आप तेज क्रिकेट खेलेंगे तो फिर शायद आप इससे भी ज्यादा, जो पहली इनिंग्स में आपने डिसमिसल देखे उससे भी ज्यादा बेवकूफों वाले डिसमिसल आप सेकंड इनिंग्स में देखेंगे। क्योंकि वहां पर आपके जहन में दो चीजें होंगी, या तो आप ये सोच के आएंगे कि हमें चेस करना है, या तो आप ये सोच के आएंगे कि यार हमने मैच बचाना है, मतलब ड्रॉ की तरफ जाना। तो मोस्ट लाइकली ड्रॉ की तरफ पाकिस्तान टीम जाने का सोचेगी। लेकिन उससे पहले जो एक बड़ा चैलेंज है वो ये है कि कल आप इनको रोकते किस किस तरह हैं। और शुरू में आपको जो है ना असिस्टेंस मिलती है आपके बॉलर को। आज भी आप तीसरे चौथे दिन में देखें तो शुरू में आपने 2 विकेटें ले ली, लेकिन उसके बाद बारिश हो गई। बारिश की वजह से आपको बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है। ओवरकास्ट कंडीशंस, ये बड़ा सर का दर्द है, क्योंकि आप तो जो है ना तैयारी करके आए थे कि यार गर्मी होगी, लेकिन गर्मी में जब बारिश हो जाए, ओवरकास्ट कंडीशन हो, तो टेम्परामेंट, मोमेंटम आपका टूट जाता है। तो कल भी बारिश अगर हुई तो पाकिस्तान टीम का मोमेंटम टूटेगा। दूसरी जो बड़ी चीज जो हुई वो ये कि पाकिस्तान टीम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया, क्योंकि पाकिस्तान टीम को यह बता दिया गया था कि ये ग्रीन टॉप विकेट है और यहां पर जो है अब आपके फास्ट बॉलर्स बहुत ज्यादा कारगर साबित होंगे, इसीलिए आपने उस तरीके की हिकमत अमली बनाई। लेकिन आपकी पिच जो है वो कंप्लीटली चेंज हो गई। पहले दिन वो बैटिंग पैराडाइज बन गया, दूसरे दिन भी शुरू में थोड़ा सा अच्छा रहा बॉलर्स के लिए, लेकिन फिर बैटिंग पैराडाइज बन गया। पाकिस्तान ने भी रन स्कोर किए, कुछ बेवकूफियां हुई जिसकी वजह से आप लीड नहीं ले पाए, हालांकि आपको लीड लेनी चाहिए थी। तो आपने चौथी इनिंग्स में जो बैटिंग करने का फैसला किया, मतलब बॉलिंग का फैसला किया, इसका मतलब आप चौथी इनिंग्स में चेस की तरफ जा रहे हैं। इन शॉर्ट अगर कहा जाए कि आप चेस की तरफ जा रहे हैं, तो ये फैसला कहीं ना कहीं बैकफायर करेगा। लुकिंग एट द पिच राइट नाउ, बहुत बुरी कंडीशन में इस वक्त है, फट चुकी है, क्रैक्स आपको क्लियरली विजिबली नजर आ रहे हैं, पैचेस बड़े बड़े काले पैचेस, ये आपकी स्क्रीन पर तस्वीर लगी हुई है, ये पड़े हुए हैं। जब यहां पर स्पिनर्स इनको यूटिलाइज करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। दूसरी जानिब आई एम वेरी सरप्राइज टू सी, मैंने कल भी वीडियो बनाई कि तीसरे दिन के दौरान कुछ वीडियोस, कुछ तस्वीर आने लग गई बाबर आजम की, कि जी बाबर आजम जो है वो वापस आ रहे हैं और दूसरे टेस्ट के लिए उन्होंने अवेलेबिलिटी जाहिर कर दी है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीजें आपके सामने है। बात सिर्फ इतनी सी है कि बाबर आजम अगर वापस आ भी जाते हैं तो बाबर आजम की जगह किस पोजीशन पर बनेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। कहां खिलाएंगे आप बाबर आजम? आपके पास टॉप पर इमामुल हक है, अजान अवैस सेंचुरी कर चुके हैं, तीसरे पर आपने अब्दुल्ला फजल को खिलाया, हालांकि तीसरा नंबर शान मसूद का है। तो बाबर आजम चौथे नंबर पे खेलते हैं, तो बाबर आजम की जगह तो ऑलरेडी शान मसूद खेल रहे हैं। कप्तान तो ड्रॉप हो नहीं सकते, ठीक है, वो कप्तान है, वो ड्रॉप नहीं हो सकते। तो फिर क्या अब्दुल्ला फजल की कुर्बानी दी जाएगी जिन्होंने डेब्यू पर 50 की, या फिर साउथ शकील की कुर्बानी दी जाएगी जो कि 5वें नंबर पर खेल रहे हैं? तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या बाबर आजम 5वें पर खेल पाएंगे? तो कुर्बानियां देनी पड़ेंगी बाबर आजम की वापसी के लिए, क्योंकि ऊपर से दो लड़कों ने परफॉर्म कर दिया। आप उनको, अगर अब्दुल्ला को फॉर एग्जांपल आप बिठा देते, शान को दोबारा अपनी तीसरी पोजीशन पे बैठते, तो ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। और अगर अब्दुल्ला फजल ने कल सेकंड इनिंग्स में भी परफॉर्म कर दिया, अजान अवैस ने भी परफॉर्म कर दिया, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप सऊद शकील को कुर्बानी करेंगे? और अगर सऊद शकील भी कुछ करने में कामयाब होगा तो फिर आप क्या करें?
तो कल वाली जो वीडियोज़ और तस्वीर थी ना, वो बहुत इर्रेलेवेंट लगी, उनका कोई मकसद मुझे समझ नहीं आया कि ये आखिर फैलाई क्यों गई, मतलब ये क्यों, एक डेस्परेट एफर्ट लगा मुझे। मतलब एक डेस्परेट एफर्ट होता है ना कि बताना कि भाई जो है ना बाबर आजम वापस आ रहा है, और ये खुद बाबर आजम के लिए बड़ी तनकीद का सबब बना है। उसकी वजह यह है कि बाबर आजम जो है वो खुद अब उनके बारे में फॉर्मर क्रिकेटर्स लिख रहे हैं कि यार इसने फेक इंजरी की थी, मतलब घुटने की इंजरी 2 दिन में कैसे सही हो जाती। तो आपने खुद बाबर आजम के लिए मसला बना दिया कि यार लोग उसको अब कह रहे हैं कि भाई तुमने फेक इंजरी की, यार तुमने इसलिए इंजरी की कि पहले तुमने ग्रीन टॉप देखा। हालांकि बाबर आजम इससे पहले साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वहां जाके खेल चुके हैं, लेकिन अब वो उन पर बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स जैसे फैसल इकबाल हैं, वो लिखते हैं कि जी ये फेक इंजरी थी। उन पर इंक्वायरी होनी चाहिए कि भाई ऐसी फेक इंजरी जो 2 दिन में सही हो गई, ये देखा इन्होंने यंगस्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं तो इनकी इंजरी सही हो गई। तो ये वाली बहुत सारी चीजें जो बाबर आजम के लिए बैकफायर करें। एक और चीज जो बहुत ज्यादा हाईलाइटिंग है वो ये है कि रमीज राजा साहब जो है अजान अवेस का क्रेडिट लेते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान जूनियर लीग जो है वो बड़ा ये उसका टैलेंट है। केड़ा टैलेंट भाई साहब, अजान अवेस डोमेस्टिक के परफॉर्मर है, वो एज ग्रुप क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19, फिर फर्स्ट क्लास खेला उन्होंने। उसके बाद पाकिस्तान के लिए उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया। पिछले 2 सीजन रेड बॉल के उनके आप उठाकर देखें, एक में टॉप किया कायद आजम ट्रॉफी में, एक में 5वें नंबर पर फिनिश किया, प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी में उसके रन हैं। तो वो 2 सीजन 33 फर्स्ट क्लास मैचेस में 48 प्लस की एवरेज के साथ उसने रन स्कोर किए। आप कैसे कह सकते हैं कि वो पीजेएल का टैलेंट है? पीजेएल में तो 4 मैचेस खेले उसने, और वो T20 फॉर्मेट था। आपके अपने जो कुलीग्स थे, साबिक कुलीग्स, वो आपकी जो है ना धजिया उड़ा रहे थे उस पर कि यार ये मतलब कैसी सोच है कि आपने जो है वो T20 क्रिकेट, बच्चों को T20 क्रिकेट पे लगा दिया। वो क्या खाक जो है ना लंबे फॉर्मेट की क्रिकेट खेलेंगे? आपने तो वो हाल किया था। और आपकी पीजेएल तो खुद सक्सेसफुल नहीं हो पाई, वो किसी टैलेंट को क्या आगे करती। आपकी पीजेएल ने तो खुद इतना बड़ा नुकसान कर दिया। खर्चा किया आपने 900 मिलियन का, कमाया आपने 190 मिलियन, इतना बड़ा नुकसान करवा दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एज पर क्रिकेइन्फो। तो ये तो हालात थे पीजेएल की, पीजेएल का टैलेंट कह दिया। फिर अजहर अली कहते हैं कि जी वो एसएनजीपीएल का टैलेंट है। भाई एसएनजीपीएल, पीजेएल, ये सब पार्ट ऑफ उसकी जर्नी है, पार्ट ऑफ हिज जर्नी। ये उसका प्रोडक्ट या उसका टैलेंट, उसको कहना बहुत गलत है। ये पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट पर सवालिया निशान है कि यार पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में वो पहले से इंट्रोड्यूस था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टूर्नामेंट्स में वो हाईएस्ट रन स्कोरर रहा है। 2018 में उसने अंडर 13 खेला है, 2019 में उसने अंडर 16 खेला है, 3 डे खेला है, T20 खेला है। वो तो पहले से सर्किट का पार्ट है। आप उसको कैसे किसी का प्रोडक्ट कह सकते हैं? तो अजान अवेस को किसी का प्रोडक्ट कहना ये सरासर नाइंसाफी है पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ, और इसको आपको कंडेम करना चाहिए कि भाई ऐसा ये किसी का प्रोडक्ट नहीं है, कोई इसका क्रेडिट नहीं लेगा। और अभी इसने बहुत आगे जाना है। आई होप कि वो इस तरीके की परफॉर्मेंसेस को जारी रखे, वो कॉन्फिडेंस ले, वो मजीद पाकिस्तान के लिए रेड बॉल क्रिकेट खेले, क्योंकि रेड बॉल क्रिकेट इज द वन जिसमें हम पिछले 2 साइकिल में कुछ भी नहीं कर पाए। हमें रेड बॉल क्रिकेट के लिए सेपरेट क्रिकेटर्स चाहिए, बैटर्स चाहिए, बॉलर्स चाहिए, ताकि वो रेड बॉल में पाकिस्तान को लेकर चलें। दिस मस्ट बी आवर गोल। और हमें ऐसे फ्यूचर टैलेंट्स पर इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि उस पर क्रेडिट लेना आ जाना चाहिए कि जी ये पीजेएल का प्रोडक्ट है। चूंकि पीजेएल रमीज राजा का प्रोजेक्ट था, ये पीजेएल का टैलेंट है। वो कह रहे हैं एसएनजीपीएल का टैलेंट। भाई ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पीसीबी डोमेस्टिक क्रिकेट का टैलेंट है, प्रोडक्ट है, और वहीं से वो आया है। उसी पर आपको बिलीव रखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कल पाकिस्तान टीम जो है अजान अवेस एक दफ़ा फिर स्टेप अप करें, इमामुल हक के साथ अब्दुल्ला फजल करें। लेकिन कल दिन इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। पहले विकेटें लेनी होंगी, अगर विकेटें नहीं लेते तो वो पहले सेशन तक शायद डिक्लेयर करेंगे, और उसके बाद जब आपको बैटिंग करेंगे तो आपको दिमाग, आंखें और अपने आसाब पर काबू रखना होगा। तब जाके आप शायद ये मैच जीत की तरफ जाएं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसको ड्रॉ भी कर लिया जाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी पाकिस्तान टीम के लिए।